न जाने कितने दिलों को तोड़ती है ये फरवरी, न जाने कितने दिलों को तोड़ती है ये फरवरी, यूं ही किसी ने इसके दिन नहीं घटाए। किसी बहुत ही महान एनोनिमस शायर ने ये कहा है। अगर आपको उनका नाम पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। मैं फरवरी की बात कर रहा हूँ क्योंकि भाई लव इज़ इन दी एयर, और जब हम लव की बात करते तो थोड़ी शेर व शायरी वाला माहौल बन जाता है। जी वेलकम। थैंक यू। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत खुशनुमा। ओफ, दिस इज़ व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। तो कैप्टन साहब, आपसे जानना चाहूँगा, ऐसे इंटरव्यू में ना पहले मैं सोच रहा था कि एक शायर हमारे साथ हैं और एक हमारे साथ कंपोज़र है, म्यूजिशियन है, तो मूड कैसा रखना चाहिए इस कॉन्वर्सेशन? लाइट रखें। शायरों के साथ बड़ा रहता है कि जहाँ जाते हैं थोड़ा सा माहौल बना देते हैं वैसा गमगीन गमगीन। नहीं, वो ज़रूरी नहीं है। हाँ, ज़रूरी नहीं है। ये बहुत फ़र्क पड़ता है कि शायर उस वक्त किस मूड में है और क्या पोर्ट्रे करना चाहता है, क्योंकि शायरों के बहुत सारे लेयर्स होते हैं। और शायर एक ऐसी पर्सनालिटी होती है वो जो मिनट के साथ बदल सकती है। कि आपको बहुत तंज वाली बातें करते, सरकाज़म तंज करते करते वो प्यार मोहब्बत पे आ जाएंगे, फिर दर्द पे आ जाएंगे, फिर हो सकता है कि आपको उस जोन में भी ले जाएं जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सके। तो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ व्हाट शायर इज़ ऑल अबाउट। सो ट्रू। तो शाजी, कैप्टन साहब और आपकी मुलाकात कहाँ हुई, कहाँ आपने डिसाइड किया कि आओ कोलैब करते हैं? ये एक्चुअली ऐसा हमने कभी प्लान कुछ प्लान नहीं किया था, जैसा हर कोई बोलता ही है, हमने तो कुछ प्लान नहीं किया था। लेकिन सर, मैं बहुत ज़्यादा पोइट्रीज़ मैंने सुनी भी नहीं थी मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊंगी। बट ये था कि पहली बार जब उस कल्चर को मैंने समझा तो देन आई थॉट कि असली म्यूज़िक यहाँ पे है, कहीं ढूंढने में मज़ा आएगा। एंड देन स्टार्ट हम लोगों ने सब कुछ बहुत जल्दी शुरू कर दिया। और ये बहुत ही कोइंसिडेंटली ऐसी चीज़ें चालू हुई। इनकी कुछ गज़लें थी, मैंने सोचा कि मैं कॉम्पोजिशन करती नहीं थी, बट मैंने सोचा कि मैं ट्राई करती हूँ एक बार, क्या कर सकते हैं इसमें। और करने के बाद एक कुछ बहुत खूबसूरत सी गज़ल सामने निकल के आई। क्योंकि आई थिंक उससे पहले सर हमेशा अपनी हर लिखावट को पोइट्री ही बोलते थे कि मैं एक नई पोइट्री लेके आया हूँ। बट देन जब सुनने के बाद, गाने के बाद, समझने के बाद पता चला कि अरे ये गज़ल है, ये नज़्म है, हम उसको गाना बना सकते हैं जिसमें। तो फिर हम लोगों का एक बहुत अच्छा सा क्या कह सकते हैं उसे, केमिस्ट्री बन गई। और उसी तरीके से अब फाइनली हमारा एल्बम आ गया। फाइनली पे तो आएंगे। इनिशियली कहाँ से शुरू होती है कहानी? इनिशियली आपकी कहानी शाजी, हाँ, ओके, मेरी कहानी तो पहला चैप्टर कहाँ से स्टार्ट हुआ? पहला चैप्टर तो मैं सीधे जबलपुर चली जाऊंगी जहाँ की मैं हूँ। और म्यूज़िक गाना सीखना चालू किया, शौकिया। और धीरे धीरे स्कूल के कॉम्पिटिशन्स में फ़र्स्ट आना, स्कूल के बाहर के कॉम्पिटिशन्स में फ़र्स्ट आना, देन मुंबई रियलिटी शोज़, ये वो शो शाह सारा कुछ हो जाने के बाद देन आई मेट हिम एज एन आर्टिस्ट इन हिज कंपनी। और हम लोगों ने भी काफ़ी शोज़ किए, बहुत सारा घूम फिर लिए। और उसके बाद मुझे लगा कि यार बहुत सारा गा लिया है, अब कुछ नया भी ट्राई करना चाहिए। और फिर ये पहलू आता है जिसमें मैं कॉम्पोजिशंस करती हूँ और डायरेक्शंस हम दोनों ने मिलके किया म्यूज़िक का, क्या कैसा करना चाहिए, क्या एक्चुअली अभी हम लोगों को काफ़ी चीज़ें पता भी नहीं है, बट स्टिल वी आर डूइंग, लर्निंग, एक्सप्लोरिंग की बात करें तो आपका मैंने जब प्रोफाइल पढ़ा, एक्स इंडियन आर्मी, आप पहले इंडियन आर्मी में सर्व कर चुके हैं और अब आप बतौर शायर भी सर्व ही कर रहे हैं। कोशिश यही है। तो सर पहले तो हमें ये बताएं कि आपके फॉर्मेटिव ईयर्स कैसे थे? एंड बहुत खूबसूरत। हाँ, वो कहते हैं ना कि इंसान को ज़िंदा अगर महसूस करना है खुद के लिए कि मैं ज़िंदा हूँ, तो एक दफ़ा सर्व कर लो, कुछ ना तो 6 महीने रह लो। वो ज़िंदगी का जो जायका होता है वो वहाँ पता चलता है। हम यहाँ बैठ के बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं ना, बिकॉज इत्तेफाक है ये, या वो कहते हैं ना, अंग्रेज़ी का एक वर्ड है ये डेस्टिनी। मेरी डेस्टिनी में था कि मैं दोनों तरफ रहा हूँ, मैं उस पार भी रहा हूँ, इस पार भी रहा हूँ। उस पार का जो मज़ा लेके आया, ये इस पार की ज़िंदगी फीकी है, क्योंकि इस पार में हम सिर्फ बातें करते हैं। यू नो, वी जस्ट पुट द वर्ड्स आउट टू मेक इट लुक वेरी ग्लॉसी एंड पीपल शुड कम एंड टेल अस दैट, अरे यार बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी, अच्छी सोच है, इम्प्लीमेंट करिए, चलिए उस तरफ। आप जब उधर जाते हैं तो आपको ज़िंदगी का मज़ा समझ में आता है कि आप -4 -5 में अपने दोस्तों के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं। आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती है,
लेकिन आप उस ज़िंदगी को उस वक्त जी रहे होते हैं क्योंकि आपको सर्कमस्टांसेस पता हैं, तो वो मज़ा बड़ा अलग है। वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार आर्मी में बहुत अच्छा खाना नहीं मिलता। भाई वो खा के देखो, तुमने शायद 5 स्टार होटल का खाना खाया होगा, लेकिन उसका जायका उससे बेहतर है। फिर जब हम इस तरफ आते हैं, इस तरफ की दुनिया बड़ी मगरूर है। वो कहते हैं ना कि इंसान के जहन में फितूर बहुत हैं और गुबार बहुत हैं, और गुबार अक्सर अपने आप को लेके सुपीरियरिटाइज करने का है कि मैं उससे बेहतर, मैं इससे बेहतर, मैं सबसे बेहतर। वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि आप उस पार जब रहते हैं तो आप कुछ भी हैं, सब एक बराबर हैं। विच वी टॉक अबाउट इक्वालिटी विच इज़ देयर ऑन द अदर साइड। एब्सोल्युटली। तो मुझे ये बताएं कि फ़ौज में थे आप जी। तो जब आप फ़ौज में थे तो उस समय भी लिखा करते थे क्या? बहुत कम, बट हाँ, मैंने एक्चुअली लिखना जो शुरू किया है वो एक शायर है मुनव्वर राना साहब। मेरी दिलचस्पी उनसे शुरू हुई, क्योंकि वो जो माँ के ऊपर लिखते हैं ना, मुझे नहीं लगता शायद वो गालिब हों, मीर तक़ी मीर हों या जॉन एलिया हों, वो सब कुछ लिख सकते हैं, लेकिन जो माँ के बारे में मुनव्वर राना साहब लिख सकते हैं वो कोई नहीं लिख पाया है और शायद न लिख भी नहीं पाएगा। ये मेरा अजम्पशन है। तो उन्होंने बड़ा फैसिनेट किया, सुनने का पहले शौक़ आया, फिर धीरे धीरे इनकलकेट करते 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 शायद लिख लेता हूँ। मैं भी अभी तक यकीनी तौर पे नहीं कह सकता कि मैं लिख लेता हूँ। तो जब आप आर्मी में थे, आर्मी में आप कितने वक्त के लिए थे? मैं 5.5 साल था। 5.5 साल जी। तो फिर आपने डिसाइड किया ये जी, change- मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ। आई यूज्ड टू प्ले बास्केटबॉल फॉर इंडिया, सो आई गॉट रिक्रूटेड थ्रू स्पोर्ट्स कोटा। जी। अब क्या होता है ना, अब अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो आप डेस्क जॉब तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी मेंटालिटी और फिजिकलिटी दोनों अलाउ नहीं करेगी। अनदर बाय द टाइम मैं जब वहाँ पे था तो समझ में आ गया था कि बास्केटबॉल का फ्यूचर नहीं है। तो आप कुछ साल सर्व करने के बाद फाइनली यू हैव टू कम बैक टू द डेस्क जॉब, विच इज़ लाइक आई कांट डू। शायद अकल आ गई थी, तो मैंने बोला वाई नॉट टेकिंग अ स्टेप राइट नाउ टू बिल्ड अ फ्यूचर विच इज़ नॉट इन टू अ कन्फाइंड स्पेस। तो मैं वहाँ से निकल के इस तबके में आ गया। ये मैं आप मेरे लिए मुनव्वर राना साहब मेरे उस्ताद हैं, जबकि उन्होंने कभी बैठा के सिखाया नहीं है, लेकिन मैंने उनको देख के सीखा है। तो उनका एक शेर था जिससे मुझे लगा कि ना दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़। तो उनका एक शेर है कि ना मैं चोटी बनाता हूँ ना मैं कंघी बनाता हूँ, ना मैं चोटी बनाता हूँ ना मैं कंघी बनाता हूँ, मैं आप बीती को जगबीती बनाता हूँ। वाह। सो मेरी भी जो आप बीती है, जो खुद की नज़रों से दिख जाए, खुद पे जो बीती हो, कुछ अज्यूम कर ले कि ऐसा हुआ होगा, दैट इज़ व्हाट राइटिंग इज़ ऑल अबाउट, अजम्पशंस, थॉट्स। इंटरेस्टिंग। शाजी जी आप बताएं, आपकी कहानी आपने जो कहते हैं ना, आपने फास्ट फॉरवर्ड करके हमें बता दी, ये हुआ, फिर रियलिटी शोज़ हुए, फिर ये करते हुए इधर आ गए। एक्चुअली हम लोगों की केमिस्ट्री इसलिए भी बहुत सही जमती है क्योंकि ये बहुत स्लोली हर एक चीज़ को डिस्क्रिप्शन के साथ बता सकते हैं, और मुझे फटफट हाँ ये ऐसा हुआ और ये काम ख़त्म। आप भी लिखते हो? बैलेंस नहीं, मैं बिल्कुल नहीं लिख सकती। मैं कोशिश भी कर चुकी हूँ और मैंने अपने आप को समझा लिया कि मैं कभी ना ट्राई करूँ तो अच्छा रहेगा, इसलिए मैं नहीं लिखती। अब शायद इनकी कंपनी में आपको थोड़ी इंस्पिरेशन मिले। मुझे इंस्पिरेशन जितनी लेनी थी मैंने लेके और फिर अपनी किताब बंद कर दी जो मैं लिख रही थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा एक्चुअली, और भी मैं बहुत सारे मैं शायर ऐसा लाइव ऐसे शायर को ज़िंदा सुनना पहली बार सुना था मैंने जब मैं आई यहाँ पे। एंड आई थॉट एक सबका एक मेंटालिटी एक बना के आते हैं हमेशा मुंबई में कि मुंबई में सब भाग दौड़ वाली ज़िंदगी होगी, किसी को क्या पता होगा खबर क्या, ये सब ऐसे वाली। लेकिन जब मैं आई तो इतने सुकून से कोई बैठ के शायरी पढ़ रहा है, लोग सुन रहे हैं, वो वाला एटमॉस्फेयर देख के मेरे तो नेचर में ही नहीं था इतनी शांति रखना कभी। तो आई थिंक अभी भी मैं जितने आराम से बातें कर पा रही हूँ या गज़लें बना ली हैं या गाने बन चुके हैं, वो इस वजह से ही है क्योंकि थोड़ा बहुत पेशेंस मेरे अंदर इनकी वजह से आया है। राइट। इसलिए मुझे नहीं लगता मैं कभी लिख पाऊँगी। लिखने वालों के अंदर बहुत पेशेंस चाहिए, वो एक बंदे को कब तक देखते हैं, उसकी पूरी ज़िंदगी के बारे में लिख देते हैं, फिर वो जब सुनता है तो उसको कहता है अरे हाँ यार ये तो मेरे ही बारे में था सारा कुछ। राइट। तो मेरे से बिल्कुल नहीं हो सकती ये चीज़। हालांकि सर जो लिखते हैं मुझे ऐसा लगता है कि अरे हाँ यही तो चाहती थी मैं कहना, लेकिन इतना ज़्यादा बोलना पड़ता है मुझे, पता समझा नहीं पाती फिर भी। कैप्टन आप ऑथर भी हो, राइट? अच्छा मुझे ये बताएं कि आज के दौर में ना सोशल मीडिया पे भी राइटर्स हम हर तरफ देखते हैं, मतलब लोग अपने छोटी छोटी स्टोरीज़ में भी बड़ी खूबसूरत सी ऑब्जर्वेशंस शेयर करते हैं।
एंड कई मेरे ऐसे दोस्त हैं, आई एम श्योर, जो हमें सुन भी रहे हैं, उनमें कई ऐसे लोग होंगे जो दिल में कहीं एक छोटा सा राइटर लेके घूम रहे हैं। तो एक राइटर से ऑथर, ये जो जर्नी है, ये कैसे तय की जाती है? कुछ नहीं, फ़ोन उठाइए, पब्लिशर को फ़ोन करिए, प्रिंट हो जाएगा, यू आर एन ऑथर। बहुत आसान सफ़र है। सो दिक्कत ये है कि ये मेरा, अगेन, इट इज़ एब्सोल्यूट एंड एब्सोल्यूट इंडिविजुअल परसेप्शन जी। और द पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। वो ये है कि हमारे जो बड़े रहे हैं, मेरे बड़े भाई कह लें आप, या मेरे माता पिता कह लें, या मेरे दोस्त हैं जो मुझसे उम्र में बड़े हैं, वो लोग ना जो हमें सिखाते आए हैं उसमें आधी से ज़्यादा बातें झूठ हैं। जी। ये तो बहुत देर में रियलाइजेशन हुआ। पहले तो मैं फिर आई वाज लाइक हाँ क्या कह रहे हैं। हाँ बट आप ये बताइए कि आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है? मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। किस कौन से? जर्नलिज्म में। जी। आपने 10th क्लास में या 12th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी? जी। मुझे ये बताइए, आज पूरे दिन में ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला कहाँ इस्तेमाल किया आपने? गुड पॉइंट। ठीक है, मैं उसके लिए बहुत पिटा हूँ, मतलब इतना पिटा हूँ कि आज तक बदन पे निशान हैं। भाई मुझे क्या फ़ायदा हुआ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के? चलिए आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली, बेसिक मैथ्स बताइए। आज सुबह जब आप घर से निकले थे, अगर आपकी गाड़ी है तो पेट्रोल भरवाया या डीजल भरवाया होगा, या आप कैब से आए होंगे तो आपने उबर वाले को पे किया होगा जी। क्या आपने वो पे करते वक्त मैथ्स में मैथ्स का कैलकुलेशन किया कि मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ इतने किलोमीटर, पेट्रोल इतने किलोमीटर, टाइम इतना स्पेंड हुआ, इसका पर किलोमीटर मेरा कितना गया, और पर सेकेंड ऑफ ट्रैवल कॉस्ट इज दिस मच? डिड यू डिड दैट? नोप। देन व्हाई वी आर फोर्सिंग सो मच अबाउट एजुकेशन? नाउ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गलत सिखाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारी चीज़ें गलत सिखाते हैं, कुछ चीज़ें। मेरा मानना है कि पढ़ो उतना जितना तुम्हारा मन करे, पढ़ो वो जो तुम्हारा जी चाहे। मुझे तो नहीं पढ़ना था और मैं पिटा हूँ, लेकिन 12वीं फेल होने के बाद मैंने कहा भैया पीट लो और 2 दिन, ठीक है, लेकिन अब मुझसे नहीं होगा। तो दिक्कत ये होती है कि व्हेन वी स्टार्ट फोर्सिंग एनीथिंग ऑन एनीबॉडी, जैसे आपका मैं आपके सवाल पे ही आ रहा हूँ कि जो लोग छोटे छोटे शायरियाँ लिख रहे हैं, आप फोर्स मत करो। डोंट फोर्स इट दैट यू वांट टू बी अ राइटर। आई हैव नेवर डन दैट। I never forced her to be a singer. She was a singer. I never forced her to be a composer. हमेशा ये करें, ट्राई करिए। बहुत ज़्यादा क्या होगा? फेल। वो तो पहले से नहीं थे ना हम। हाँ मतलब जब खोने को कुछ है ही नहीं तो फिर तो हम तो जीरो पे ही हैं। हाँ। अगर फेल होते हैं तो भी वही हैं, अगर पास हो गए तो वी आर टेकिंग अ लीप। तो फॉर मी, इफ यू वांट टू बी अ राइटर और अ शायर, डोंट थिंक दैट यू वांट टू बी अ शायर, यू आर अ शायर। आपने 2 लफ्ज कहे, किसी को अच्छे लगे, भाई क्या बात है, हो गया शायर। शायर की डिग्री नहीं मिलती, मास्टर्स की मिलती है, पोस्ट ग्रेजुएशन की मिलती है जर्नलिज्म में, शायरी की नहीं मिलती। दैट इज सो ट्रू। अच्छा, तो हम शायरी की बात कर रहे हैं, हम म्यूज़िक की बात कर रहे हैं। अब शाजी आपसे शुरू करेंगे, फिर आपके पास आएंगे। जी बिल्कुल। तो आपके पास वक्त रहेगा सोचने के लिए। लेकिन शाजी को हम टाइम नहीं देंगे। नहीं, हम आपको बिल्कुल टाइम देंगे। आप हमें ये बताएं कि एक बहुत ही हिंदी में बोले तो ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, फिल्मों में भी इसको बड़ा प्रोपोगेट किया जाता है कि संगीत तब निकलता है जब दिल टूटता है, बकवास है। और जब तक आपके लाइफ में वो स्ट्रगल ना हो, वो पेन, वो दर्द ना हो, तब तक संगीत नहीं निकलता। तो आपकी लाइफ में वो क्या स्ट्रगल और पेन और दर्द था जिसकी वजह से आज आप एक संगीतकार हैं? मैं ये सच में बहुत बड़ा मिथ है। नो डाउट बहुत सारे लोगों को बहुत स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है, बट एक्चुअली आई डोंट थिंक उसको एक स्ट्रगल नाम दे देना चाहिए। कोई भी चीज़ बिना मेहनत के मिल जाए तो फिर आई डोंट थिंक उतना ज़्यादा मज़ा आएगा उसमें, मुझे नहीं आएगा। और स्ट्रगल नहीं, हाँ मेहनत बहुत करनी पड़ती है। संगीत ऐसे नहीं आता कि दिल टूट जाए, लेकिन रियाज़ करने से आता है, बहुत करना पड़ता है। उसमें ज़रूर दिल टूट जाता है, बहुत सारे दोस्तों के साथ कहीं जा नहीं सकते, कुछ खा नहीं सकते, ये वो बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये है कि उसके बाद जो हमको मिलता है, जैसे मैं स्टेज पे बैठी हूँ और मुझे 1000 लोग, 3000, 5000 लोग सुन रहे हैं, उससे ज़्यादा किसको क्या चाहिए होगा कि सब अपना वक्त निकाल के सिर्फ मुझे सुनने आए हैं। क्योंकि दिन भर के मैं 4-4 घंटे, 8-8 घंटे लोग अपने म्यूज़िक को दे रहे हैं, उसकी इतनी तपस्या कर रहे हैं। तो स्ट्रगल अगेन हर जगह मिलेगा, हर स्ट्रीम में मिलेगा। आपने भी जर्नलिज्म जैसे आपने किया है, वहाँ पे भी इतना ज़्यादा, हर जगह आजकल तो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है।
लेकिन मैं अगर मेरे म्यूज़िक की, मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो बहुत शुक्र है अल्लाह का, मुझे कहीं भी स्ट्रगल का मौका नहीं मिला। जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा एक मेहनत करना या फिर हार्ड वर्क का बहुत ज़्यादा वो लगा, मेरे साथ में ऐसे अच्छे अच्छे लोग थे कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया कि वो स्ट्रगल जैसा नहीं लगा। लाइक मैंने जब म्यूज़िक स्टार्ट किया था उसके बाद से मुंबई आने में मुझे 9 साल लग गए थे। अभी आ जाने के बाद बोलने में बहुत मज़ा आता है कि मैंने 9 साल स्ट्रगल किया तब जाके मैं मुंबई आई, बट आई नो वो 9 साल कब निकल गए पता भी नहीं चला। और रियलाइज़ हुआ मुंबई आने के बाद कि अरे यार 9 साल से हम इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे और ये हो चुका है। तो जो भी लोग ऐसा सोचते हैं उनको अपनी सोच बदल ही लेनी चाहिए। अब तो बदल ही लेनी चाहिए, क्योंकि जो बैठ गया रोने के लिए कि अरे इतना स्ट्रगल है और ये है और वो है, तो फिर वो रोता ही रह जाएगा। सब कुछ इतना फास्ट हो रहा है आजकल। म्यूज़िक भी इसी तरीके से बस जल्दी करते करते सिंगर से कंपोज़र से परफॉर्मर से अब देखो इंशाल्लाह आगे और क्या क्या होता जाता है। तो ये स्ट्रगल और ये लाइफ की ये जो जर्नी है वो चलती चली जाएगी। अगर मैं कभी किसी दिन बैठ गई सोचने के लिए कि यार मैंने क्या किया था, क्या करना है, उतना टाइम मैं अपना वेस्ट ही करूँगी, क्योंकि जितना नया मैं एक्सप्लोर करती जाऊँगी आई थिंक मेरे लिए उतना ही अच्छी बात है। आप बैठे हो, कल फिर हम लोग कभी बैठेंगे एक और इंटरव्यू के लिए, एक और बातों के लिए, इसीलिए आई थिंक मुझे इस बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। वेल सेड। यस कैप्टन। यस सर। सर मुझे ये बताएं, आपकी लिखाई में दर्द बहुत है, ऐसा कई बार लोग पढ़ के कहते हैं। एक राइटिंग आप पढ़ते हैं बड़ी रिलेटेबल लगती है, उसमें जो राइटर लिख रहा है या जो ऑथर लिख रहा है वो बड़ा हम फील करते हैं, कनेक्टेड सा फील करते हैं। जैसे मुनव्वर साहब की आपने बात की, एक और बहुत ही एस्टैब्लिश शायर हैं राहत इंदौरी साहब, द लेट एंड ग्रेट राहत इंदौरी साहब। तो उनकी जब वो ना 2 कदम और सही, उनकी एक किताब है 2 कदम और सही, अगर आपने पढ़ी नहीं है तो प्लीज़ पढ़िएगा। तो वो जब मैं पढ़ रहा था सर, बड़े सिंपल से ऑब्जर्वेशंस हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि हर दिन लाइफ में हमारे साथ ये होता ही है। और वो बस एक तो ये मैजिक होता है सर, आप शायरों में या इन जनरल राइटर्स में मैंने देखा है, वो जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं ना वो इतने रिलेटेबल होते हैं कि लगता है यार मैं यही तो सोच रहा था, ये तो इन्होंने लिख दिया। सर उसके 2 जवाब हैं, एक बहुत छोटा, एक अपनी शेर में ख़त्म कर दूंगा, फिर उसको इलैबोरेट कर दूंगा। तो उसको कहते हैं कि सर शौक़ दीदार चाहिए, शौक़ दीदार चाहिए तो नज़र पैदा कीजिए। अच्छा देखने की ख्वाहिश है तो अच्छा सोचिए, दिख जाएगा अच्छा। दूसरी चीज़, अगर आपने कभी किसी शायर को, किसी ऑथर को पढ़ के ये कहा कि यार यही तो मैं सोच रहा था, इसका मतलब वो शायर अच्छा है। तो शायर जो कहते हैं ना अक्लेम्ड शायर, अक्लेम्ड ऑथर, मिलियन बुक हैज़ बीन सोल्ड, मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 10 लोग पलट के ये कहते हैं यार ये शेर ना, ये तो मेरा है, ये मेरी ज़िंदगी के ऊपर है, मेरे ख़्याल में वो शायर की ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि जिसको कहें, या कॉम्प्लीमेंट कह लें या अचीवमेंट। बिकॉज़ आप किसी और की ज़िंदगी को अपना बना के आप प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप दूसरों के बारे में फ़िक्रमंद हैं, आपके अंदर वो इंसानियत है जो शायद कम लोगों में है। शायरी का मेरा जहाँ तक ताल्लुक़ है, मुझे ये लगता है कि शायर वो नहीं होता जो लिख दे, शायर वो होता है जो दूसरे के तकलीफ़ को महसूस करके और लिखे, वहाँ पे आती है चीज़ें। तो इसी वजह से अक्सर लोग जब पढ़ते हैं तो शायरों को कहते हैं यार बड़ा दर्द है, यही मैं कहना चाहता हूँ। वो इसी वजह से आप कह पा रहे हैं क्योंकि मैं इत्तफ़ाक़न अगर मैं लिखता हूँ तो ज़रूरी नहीं है मैंने जितनी लिखी सब अपने ऊपर ही लिखी, नहीं, मेरी 90% चीज़ें मैंने दुनिया ऑब्ज़र्व करके लिखी है। मैं देख पा रहा हूँ तभी तो लिख रहा हूँ, और मैं देख के लिख पा रहा हूँ क्योंकि मैं आपकी तकलीफ़, आपकी खुशी, आपकी मोहब्बत, आपका लहजा ये ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, इसी वजह से तो ये आपके रिलेटेबल है। सो दैट्स हाउ इट इज़ इंटरप्रेटेड कि बहुत अलग अलग पहलू होते हैं, आप उनको देखते हैं, फिर अपने लफ्ज़ की कलाकारी से आप उसे अपने लहजे में लिखते हैं, बस इतना ही फ़र्क है। मुझे ये बताएं, मैं एकदम ब्लंट आपसे पूछता हूँ, दिल टूटा है आपका? नहीं, नहीं? फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं। दिल टूटना फालतू चीज़ है? बेशक, बेशक। पहली चीज़, अगेन मुनव्वर राना साहब पे आता हूँ कि उनका एक शेर था कि अगर मामूली शक्ल व सूरत की लड़की मेरी महबूब हो सकती है तो मेरी माँ मेरी महबूब क्यों नहीं हो सकती? तो मैं वहाँ तक जाऊँ ही क्यों?
मेरे घर पे मेरी महबूब है, मेरे को इश्क करना है, मेरी माँ मौजूद है, मेरे बाप मौजूद हैं, मेरे भाई हैं, बहन हैं, ये दोस्त हैं, मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं। इश्क है क्या? प्लीज़ बताएं, ये मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ। इश्क एक गुबार है। अब चलो इत्तेफाकन हम एक, ये अभी हम जहाँ बैठे हैं यहाँ आपको क्या दिख रहा है? आसमान, बिल्डिंग। अब मान लीजिए आपको वो, अगर वो हल्का सा बादल दिख रहा हो तो आप उसमें क्या देख पा रहे हैं? कुछ मतलब ऐसा लग रहा है हल्की सी रुई जैसी कुछ है जो हवा में तैर रही है। अब मेरे लिए मैं जो चाहूँ वो शक्ल उसमें देख सकता हूँ। अब मैं अपनी माँ को देख लूँ, अपनी छोटी बहन को देख लूँ, या अपने वालिद को देख लूँ, या नसीम भाई को देख लूँ, मैं किसी को भी देख सकता हूँ। ये होता है गुबार। गुबार जो किसी कोई चीज़ को तसव्वुर कर ले, जो देख ले। कहते हैं ना बहुत लोग अंग्रेजी में एक वर्ड कहते हैं ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड। नो, लव हैज आईज, इट्स जस्ट दैट यू डोंट वांट टू सी इट। द मोमेंट यू स्टार्ट लिविंग दैट मोमेंट with anybody, it's not necessary the love is about only mother or only a girlfriend or wife. It can be with your pet. How a pet can give you a love back? Because you are giving everything to that pet or a person. तो ये गुबार है, ये एक शौक़ है, ये एक सोच है कि यार ये इंसान मुझे बहुत प्यार करता है, जबकि वो नफ़रत करता है, लेकिन आपने सोच रखा है कि वो प्यार करता है, तो आपका लहजा, आपका तरीका, आपका रवैया उसकी तरह बड़ा नरम होता है। That is what love is all about. Love is not about getting on dates with, because 14th Feb is just around the corner. You're going, giving rose day, teddy day, केक डे। भाई बाकी दिन नहीं करते। हाँ, बाकी दिन भी तो है, मतलब बाकी दिन प्यार ना करें। It's like मदर्स डे पे माँ को याद करें, हाँ। बाकी दिनों पे माँ को भूल जाए। आपने बीच में सोशल मीडिया का जिक्र किया था। सो आई एम ऑन सोशल मीडिया, बट उतना ही हूँ जितना होना चाहिए। 2 महीने में एक पोस्ट मेरी ज़िंदगी में उतनी ज़रूरी है जितना मुझे वॉशरूम ज़्यादा ज़रूरी लगता है जाना। सो माई रेलेवेंस टू माई पोइट्री और माई सोशल मीडिया, माई गोइंग टू द लू इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया। बट इफ़ यू सी द वर्ल्ड नाउ डेज, इट इज़ द अदर वे अराउंड। तो आप इश्क कर किससे रहे हो? अब लोग कहते हैं सेल्फ लव, बेशक होना चाहिए, वो हर इंसान बाय डिफ़ॉल्ट करता है, लेकिन अब ऑब्सेशन भी एक गलत चीज़ है। किस हद तक? देखिए, जब इश्क है तो हद नहीं होगी। आहा, अगर इश्क है जी। तो हद नहीं है। फिर चाहे खुद से ही क्यों ना हो। वो किसी से हो सर, आप आसमान। सबसे बढ़िया इश्क होता है माँ से, बाप से, घर में बहन है तो उससे, और उन सब के ऊपर होता है अगर खुदा से, भगवान से। क्योंकि ये वो देखिए, ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना चाहिए, बट ये वो तबके हैं जहाँ से सिर्फ आना ही मुमकिन है, जाना मुमकिन नहीं है। आप उनको दे नहीं सकते, आप उनसे सिर्फ ले सकते हैं। एक तरफा मोहब्बत माँ सिर्फ अपनी औलाद से कर सकती है, खुदा अपने बंदों से कर सकता है। इंसान की हैसियत ही नहीं है कि वो एक तरफा मोहब्बत कर भी पाए, क्योंकि अगर वो मोहब्बत कर रहा है तो एवज में कुछ तो चाहिए। एक्सपेक्टेशंस वहाँ भी रहती हैं। बहुत कम कुछ होगी ना बादशाह भाई, तो बहुत कम होगी, तो वक्त की एक्सपेक्टेशन होगी कि यार मेरे साथ 1 घंटे तो स्पेंड करे, 15 मिनट तो एक्स्ट्रा दे दे, आज कॉफ़ी पीने तो चल रही। दिस इज़ व्हाट योर एक्सपेक्टेशन इज। लव वेयर देयर इज नो बाउंड्री, देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो एक्सपेक्टेशन, इज जस्ट देयर। आप जब बिस्तर से सुबह उठ के सो के उठते हैं तो पहली आवाज़ घर में चाहे कोई भी हो, माँ को देते हैं ना। दैट्स व्हाट द रिफ्लेक्शन ऑफ लव इज। कि हो ना हो, बेवजह या बावजह, आप माँ को याद कर लेते हैं। कभी ठोकर लगती है तो क्या बोलते हैं, हाय गर्लफ्रेंड, नहीं बोलते ना, अरे बाप रे। क्यों कहते हैं? कभी कुछ सोचा है बाप रे क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाप आपकी ज़िंदगी का वो पिलर है, उससे मजबूत ना आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ देखा है ना देख पाएंगे। उसको, आपको उस वक्त खुदा ने वो तासीर अंदर दे रखी है कि ठोकर लगने पे बाप ही याद आएगा, क्योंकि वही चलना सिखाता है। दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ लव फॉर मी। इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ, बट आपकी इस बात ने एकदम मतलब अंदर तक थैंक यू। सोचने पे मजबूर कर दिया कि सच में मतलब नजरिया आप देखते कैसे हैं।
शौक़े दीदार चाहिए तो नज़र पैदा कीजिए। वाह, सो ट्रू। अच्छा, अब हम बात ही कर रहे हैं इसकी, तो अभी जो ये आपका आ गया है आपका एल्बम, तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। साज ही तो है। आई थिंक वो शाजी बताए तो ज़्यादा हाँ, बेहतर। अब शाजी हाँ, मैं बहुत शाजी बोल चुका हूँ। शाजी ऑलराइट, शाजी हमें बताएं कि पहले तो ये थॉट का इंसेप्शन मतलब कैसे हुआ, कैसे सोचा और कब डिसाइड किया कि इसको एक एल्बम की शक्ल देनी है? ये एक्चुअली हमने बहुत पहले से प्लान कर रखा था, जब से हमने मैंने कुछ गज़लें सर की कॉम्पोजिशंस बना के उनको सुनाई कि ऐसा ऐसा मैं कुछ सोच रही हूँ क्या अच्छी लग रही हैं कि नहीं। ऑब्वियसली इनकी लिखावट है, इनसे पूछना ज़रूरी था और सर को अच्छा लगा, तो मैंने एक्चुअली बहुत सारी गज़लें सर की काफ़ी लिखावट को गानों में अभी तक बना के रखा हुआ है। बैंक काफ़ी बड़ा है, लेकिन कुछ गज़लें काफ़ी वक्त हो गया था, एक वाइन की तरह रखे रखे और जवान होती चली जा रही थी वो। तो ये जो 5 गज़लें जो साज ही है एल्बम में आने वाली है, वो आई थिंक 5 में से 4 मैंने बनाई है और एक बहुत अच्छे सिंगर हैं हमारे साथ, मुनव्वर अली, उन्होंने बनाई है, उन्होंने गाई भी है, हमारा डुएट है वो एक गज़ल। और ये गज़लें 20-25 गज़लों में से वो 5 सिलेक्टेड गज़लें हैं जो कि हमने पहली अपनी एल्बम में बहुत पहले से सोचा था। उसमें से एक गज़ल जो मेरी बहुत फेवरेट है, वो तो मैंने ऐसे कहा था कि भले ही पूरी एल्बम मत निकाले, ये गज़ल तो आनी ही चाहिए, ऐसा वाला। और जो वो गज़लें इसलिए भी ये 5 ऐसे सिलेक्ट की हमने कि ये कुछ ऐसी थी जब हमने हम एक महफ़िल हमेशा एक ऑर्गेनाइज़ कराते हैं जिसमें सारे शायर, मुंबई के काफ़ी हद तक काफ़ी शायर हैं, सारे नए शायर जो हैं वो आते हैं और हम लोग वो अपने कुछ नगमे, अपने कुछ ख़याल सुनाते हैं, हम कुछ अपनी चीज़ें सुनाते हैं। मैं सिर्फ सुनने वालों में से रहती हूँ, हम नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे, तो मैं सिर्फ सुनती हूँ। तो उसमें कई बार मैंने उन्हीं गज़लों को गाने की कोशिश की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक शायर ही एक शायर की चीज़ों को जज कर सकता है और जज करना बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों में। तो मैंने ये गज़लें काफ़ी गज़लें गाई उनके सामने और इन गज़लों की एक जो रिएक्शन जो मुझे मिला, फीडबैक जो मुझे मिला, वो इतना अच्छा था और वो काफ़ी साधारण भाषा में था। जैसा कि लोग समझते हैं ना कि शायर इतनी भारी भारी उर्दू बोल देते हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आता है, सिर्फ हमको वहाँ सिर्फ वर्ड की वजह से वहाँ बोलना पड़ता है, पता नहीं क्या बोला उन्होंने। लेकिन कई बार एक्चुअली मैंने भी ये किया है ऑनेस्टली कि शायर ने पता नहीं कुछ तो भी बोला, लेकिन सब आह कर रहे हैं तो कर दो, अभी होगा कुछ तो होगा बहुत अच्छा। तो बट वो जो गज़लें थी ना, जो स्पेशली जो मेरी बहुत फेवरेट है, मैं सिर्फ 2 लाइन आपको बताती हूँ। वही किस्सा पुराना चल रहा है, खफा होना मनाना चल रहा है, मैं तेरे पीछे पीछे चल रहा हूँ, मेरे पीछे ज़माना चल रहा है। ये बहुत ही प्यारी गज़ल है और इसलिए भी मुझे इन 5 गज़लों का मैंने सर से कहा कि ये निकालनी चाहिए और सर ने भी अगेन सिलेक्ट की उन्होंने भी, क्योंकि ये ऐसी थी ना कि एक नॉर्मल बंदा जिसको उर्दू की बहुत ज़्यादा नॉलेज ना भी हो, वो समझ सकेगा इसको और वो फील कर सकेगा कि जो अभी आप बात कर ही रहे थे कि यही तो मैं सोच रहा था काफ़ी टाइम से। तो इसलिए ये 5 गज़लें जो हम निकाल रहे हैं वो सबको आई नॉट से कि आई होप पसंद आएगी, आई नो सबको पसंद आएगी जो गज़ल सुनना पसंद करते हैं। और इसके बाद और भी चीज़ें आएंगी जिसमें हम लोग थोड़ा जाते जाएंगे और डीप उर्दू में, जो जिनको थोड़ा डिक्शनरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा इसको क्या कहते हैं इसको। तो ये था, ये 5 गज़लें 1 साल पहले से हम करते ही चले जा रहे थे। और अगेन मुझे म्यूज़िक की नॉलेज है, लेकिन प्रोडक्शन और डायरेक्शन हमने पहली बार किया है, मुझे भी इतना पता नहीं था, इसीलिए भी आई थिंक हमको इतना टाइम लगा इसमें, क्योंकि हमको सीखना ही इतना सारा पड़ रहा था साथ साथ। अच्छा इसमें ये भी रख सकते हैं, अच्छा ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी इसमें इंडिविजुअली अगर मैं बोलूँ, इसीलिए भी इसको बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट किया नहीं हमने। और हम चाह रहे थे कि ये हमारा प्रोजेक्ट है तो ये हम ही करें, कोई और भी हमारी हेल्प कर ही सकता था, लेकिन इस टाइम पे हम लोग काफ़ी पॉजिटिव थे, अपनी एक एक गज़ल को बच्चे की तरह रखा हुआ था हमने संभाल के। और ये पहला प्रोजेक्ट आएगा, इससे भी हमने आगे पता चलेगा जब लोग अच्छे से सुन लेंगे और उनके फीडबैक जब आएंगे कि और क्या क्या करना चाहिए मुझे। सो अभी बहुत सारी और गज़लें हैं जो आनी हैं, साजी है, 2 साजी है, 3 साजी है, 4 बहुत सारी। तो अभी इनको सुनिए आप भी और आप बताइए कि कैसे। बिल्कुल हम भी सुनेंगे एंड हम अपने व्यूअर्स से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे। जाते जाते कुछ हमारे टूटे दिलों को कुछ मलहम देना चाहेंगे?
वो जिनके प्रपोज डे पर ठुकरा दिए गए, जिनके टेडी हाँ, तो फेंक दिए गए। उनके लिए 2 शेर अलग अलग हैं। हाँ। तो पहला कि जब उनका दिल टूट गया है तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में कोई ना कोई तो ज़रूर मिलेगा। तो उस पर कहा था, बहुत बहुत पुराना शेर है मेरा, कि उसके घर से दूर नहीं मेरा घर, उसके घर से दूर नहीं मेरा घर, उसके घर से दूर नहीं मेरा घर, रास्ते में बस एक ज़माना पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है। और वाह। जिनके दिल टूट गए हैं जी और जो थोड़े खुददार किस्म के इंसान होंगे, और जो थोड़े कहते हैं ना, हम उर्दू में एक लफ्ज़ है जिसको कहते हैं अहम। हाँ अहम और वहम बहुत भाई बहन वाला रिश्ता है। हाँ, साथ में ही चलते हैं। हाँ, तो अहम आ गया तो आपको जिंदा रख देगा, हाँ, और वहम आ गया तो आपको बर्बाद कर डालेगा। ठीक है, तो जिनमें वो अहम है, जिनमें खुददारी बची है, तो मैं यही कहूँगा कि अब जिनके साथ दिल टूटा है, जिनकी वजह से, उनको एक मैसेज लिख के भेज दें, और यही शेर नीचे मेरा नाम ज़रूर लिखें, क्योंकि ये शेर पहले बहुत दफ़ा चोरी हो चुका है। जी कि तुम्हारे 2 शब्दों के बीच का मौन हूँ मैं, तुम्हारे 2 शब्दों के बीच का मौन हूँ मैं, दोबारा मत पूछना कौन हूँ मैं। वाह वाह, क्या बात है। तो आई गेस इसके साथ हम इस इंटरव्यू को रैप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच Thank you so कैप्टन much, राशिद thank अली you so खान, much for थैंक यू सो calling. मच Thank you, शाजी thank you अहमद। so much. Thank you for having us. Thank you, AVP, you and the entire team of yours, to making sure that we are worth enough अरे to visit your place. अरे अरे, All the team, especially the sound sir and camera people. Thank you so much to both of you and the other people around for giving your time and spending and thinking that we are valuable enough to अरे। visit you all. ऐसा कह के फिर आप वही करते हैं। दिल तोड़ दिया दिल जोड़ के। खैर थैंक यू सो मच, Thank you, sir. थैंक so यू। much.